हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। पिछली क्लास में हमने सेट 1 को कवर किया था, आज सेट 2 को कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज कंडक्ट टू लोकेट द फॉल्ट इन यूजी केबल। यूजी केबल में अगर कहीं पे फॉल्ट हुआ है तो हमें किस टेस्ट के थ्रू उसे पता करते हैं कि कहाँ पे पूरा फॉल्ट हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि यूजी केबल में हम लोगों ने पढ़ा है कि यूजी केबल में जैसे मान के चलें कि ये दो डिस्टेंस है जिसमें यूजी केबल को बैठाना है। तो यहाँ से ये हमारा ग्राउंड है, एक यूजी केबल हमने यहाँ पर एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इंस्टॉल किया हुआ है। अब बीच में कहीं पे क्या होता है कि कहीं पे फॉल्ट आ गया, बीच पे फॉल्ट आ गया यहाँ। अब पॉइंट ए से सप्लाई जा रहा था, अब बी तक तो पहुँचेगा नहीं क्योंकि बीच में यहाँ फॉल्ट हो गया है। तो अब इससे पता कैसे कर, क्योंकि तो ग्राउंड के अंदर है तो दिखेगा भी नहीं, तो इसको पता कैसे करते हैं। एक इक्विपमेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स। क्या बोलते हैं? पोस्ट ऑफिस बॉक्स, जो कि बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पे काम करता है। सॉरी, ठीक है। तो एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स आता है, उसको इसके साथ कनेक्ट किया जाता है और इसे सिग्नल भेजा जाता है। जैसे सिग्नल ये एक छोर से जाकर दूसरे छोर तक टकराकर, ठीक है, फॉल्ट के कारण ये आगे नहीं बढ़ पाता और यहीं पे सिग्नल रुक जाता है। तो पोस्ट ऑफिस हमें इंडिकेट करता है कि किस जगह पर ये फॉल्ट हुआ है। तो ये जो पूरा प्रोसीजर होता है ये एक लूप में होता है, तो बेसिकली इसको बोलते हैं लूप टेस्ट। तो लूप टेस्ट अगर देखें तो हमारा पहला ऑप्शन जो है लूप टेस्ट, वो हमारा सही आंसर है। दूसरा सवाल है, व्हाट डज द नंबर 1.4 रिप्रेजेंट इफ स्टैंडर्ड कंडक्टर इज डिजाइन एट 7/1.40। तो ये बेसिकली दर्शाता है इसका डायमीटर, जो कंडक्टर है उसका डायमीटर को बताता है कि कितना ये। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल शोन इन फिगर। जो फिगर में जो टूल दिख रहा है ये कौन सा टूल है, ये आपको बताना है। तो इस टूल को बोलते हैं क्रिम्पिंग टूल। कौन सा टूल? क्रिम्पिंग टूल। ये टूल बेसिकली हम लोग लग लगाने के लिए यूज़ करते हैं। लग आप लोगों ने देखा होगा, जो केबल के ऊपर जो केबल का जो छोर होता है, जैसे केबल है, एक तार है, इसको जैसे हम छीलते हैं और इसको अगर किसी जगह पे अगर टाइट करना रहे, किसी एमसीबी में, किसी का कनेक्टर में, तो तारों को ऐसे ही नहीं लगाते हैं। इसके ऊपर एक एल्युमिनियम का प्लेट लगाते हैं जिसपे हम लोग स्क्रू को टाइट करते हैं। तो इस एल्युमिनियम, इसको बोलते हैं लग, LUG लग। इस लग को इस तार में फिट करने के लिए इस टूल का यूज़ किया जाता है। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज यूज इन ओवरहेड लाइन फॉर हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ओवरहेड लाइन्स होते हैं, ओवरहेड का जो तार होता है, उसमें कौन सा जॉइंट लगाते हैं। जॉइंट बेसिकली क्या होता है तो कि एक तार अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं, वो आके एक पॉइंट पे ख़त्म हो गया, लेकिन हमें आगे भी उसको कंटिन्यू करना है, तो दूसरा तार वहाँ पे यूज़ करते हैं, दूसरा तार। और पहले तार और दूसरे तार को जब एक साथ जोड़ते हैं तो ये होता है जॉइंट। ये हर जगह अलग अलग होता है। जैसे घरों में हम लोग जॉइंट करते हैं, वो डोमेस्टिक जॉइंट है, कुछ इंडस्ट्रियल जॉइंट्स होते हैं। तो वही पूछा गया, जो ओवरहेड लाइन है, इसमें अगर दो तार को आपस में जोड़ना है तो किस तरह का जॉइंट लगाएंगे। तो बेसिकली जो ओवरहेड लाइन्स में लगाते हैं वो जो होता है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। कौन सा जॉइंट? वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। ये होता कैसे है कि जो ओवरहेड लाइन्स हैं, ओवरहेड के तार हैं, इनको बेसिकली आपस में ऊपर नीचे से रखा जाता है
और एक वायर को एक साइड से क्लॉकवाइज और एक साइड से एंटी क्लॉक ट्विस्ट कर दिया जाता है। तो ये जो जॉइंट होता है इसको बोलते हैं वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। ये जो फिगर में देख पा रहे हैं ये है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी का वो होता है कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब। क्योंकि बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को जो इलेक्ट्रिक चार्ज जानते हैं हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल चार्ज, और इलेक्ट्रिकल चार्ज कूलम्ब में होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट है वो कूलम्ब होगा। व्हाट इज़ द नेम फॉर द सोल्डरिंग मेथड एज शोन ऑन द फिगर। ये जो फिगर में दिखा रहा है सोल्डरिंग करने का मेथड, ये कौन सा मेथड है? डीप सोल्डरिंग नहीं, सोल्डरिंग आयरन नहीं, सोल्डरिंग गन। देख पा रहे हैं जो सोल्डरिंग कर रहे हैं तो एक गन जैसा इक्विपमेंट है जिसका यूज़ करते हैं। ये बेसिकली इससे हॉट एयर निकलता है जो हमारा फ्लक्स को यहाँ पर पिघलाता है जिससे सोल्डरिंग होता है। तो ये कौन सा मेथड हो गया? सोल्डरिंग मेथड, सॉरी सोल्डरिंग गन मेथड। 8वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ सोल्डरिंग मेथड। लीजिए सोल्डरिंग मेथड का एक और क्वेश्चन। तो जरा फिगर को देख के बताइएगा कौन सा मेथड हो सकता है। डीप सोल्डरिंग है कि सोल्डरिंग विद ब्लो लैंप है कि सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन है कि टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग है? जल्दी बताइए। ये बेसिकली है टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग। क्योंकि ये है देखिए सोल्डरिंग आयरन, एक मशीन लगा हुआ है जो कि इसमें टेम्परेचर को कंट्रोल करता है कि इसको अधिक हीट होने नहीं देता है। ये लीजिए 9वां क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन थर्ड सेल फॉर द कॉपर एटम। पिछला क्लास में ही कॉपर से एक आया था जिसमें पूछा गया था कि कॉपर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है। नेक्स्ट में इसमें पूछा है कि इलेक्ट्रॉन का थर्ड सेल में कॉपर का थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए कॉपर एटम हमारे पास, इसका फर्स्ट सर्कल, थर्ड, सेकेंड, थर्ड एंड लास्ट वन इज फोर्थ। कॉपर का कितने एटम्स होते हैं टोटल? टोटल होता है 29। इसको अगर हम सेल्स में डिवाइड करें तो 2, 4, 4 नहीं सॉरी 2, 8, 18 ऐसे आगे बढ़ेगा तो पहले सेल में 2, दूसरे में 8, तो 8, तीसरे में आएगा 18, तीसरे में आएगा 18। तो हमसे पूछा तीसरे का ही है कि तीसरे सेल में कितने आइटम्स हो गए, तो तीसरे में कितना होगा? 18। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। पूछा है हमसे करंट का इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है? करंट इनटू टाइम, एम्पियर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द पावर ऑफ डीसी सर्किट। डीसी सर्किट में पावर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कौन सा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। फॉर्मूला मतलब पी, और पी को कैलकुलेट करने का डीसी में है वी इंटू आई या फिर आई स्क्वायर आर फिर वी स्क्वायर बाई आर। ऑप्शन क्या क्या बोला है? वोल्टेज इंटू टाइम नहीं, करंट इंटू वोल्टेज ये एक सही आंसर है, करंट इंटू रेजिस्टेंस नहीं, वोल्टेज रेजिस्टेंस नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है पावर कैलकुलेट करने का। पावर का 3 फार्मूला बताया। पहला क्या? पी इज इक्वल्स टू आई बी फिर वी आई, दूसरा पी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, तीसरा है पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर द सॉलिड कंडक्टर। एडवांटेज पूछा है किसका? स्टैंडर्ड कंडक्टर का। किसकी तुलना में? सॉलिड कंडक्टर तुलना में। स्टैंडर्ड कंडक्टर वो होता है जिसमें आप लोग देखा होगा एक तार जिसमें 5, 6, 7 कंडक्टर निकले हुए होते हैं।
एक कंडक्टर आता है जिसका जो कि सिंगल रहता है, सिंगल कंडक्टर रहता है। तो एडवांटेज पूछा है इस कंडक्टर का, तो ये कॉपर लॉस इज लेस, नहीं लगभग सेम ही होता है। वोल्टेज ड्रॉप नहीं, मोर इंसुलेशन रेजिस्टेंस नहीं, ये फ्लेक्सिबल हो सकता है। ये जो सॉलिड कंडक्टर होता है वो आसानी से मुड़ता नहीं, लेकिन जो स्टैंडर्ड कंडक्टर होते हैं वो ज़्यादातर फ्लेक्सिबल होते हैं, किसी भी आकार में शेप दे दीजिए वो उसमें ले हो जाएगा। अगला सवाल है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्रिम्पिंग टर्मिनेशन, टर्मिनेशन क्रिम्पिंग। इसका मतलब है कि जो टर्मिनल्स पे हम लोग क्रिम्प करते हैं, अभी दिखा है ना क्रिम्पिंग टूल जिसमें लोग लगाते हैं टर्मिनल्स पे, तो उसका क्या एडवांटेज है। वो बेसिकली लूज कनेक्शन को अवॉइड करता है कि अगर बिना लग के ही बिना क्रिम्प किए अगर हम तार लगाते हैं तो हल्का सा ढीला रह जाता है, प्रॉपर्ली टाइट नहीं हो पाता स्क्रू से। तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रिम्पिंग करते हैं टर्मिनल पे। तो उसका एडवांटेज क्या हुआ, जो लूज कनेक्शन को वो अवॉइड करता है, जिससे स्पार्किंग वगैरह कम होता है, तार वगैरह जलता नहीं है। विच पार्ट ऑफ अंडरग्राउंड केबल इज प्रोटेक्ट द मेटलिक शीट अगेंस्ट कोलिजन, यानी जंग लगने से कौन सा जो धातु है वो केबल का आवरण को बचाता है, तो वो होता है बेडिंग। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है व्हाट इज यूज ऑफ डीप सोल्डरिंग मेथड। डीप सोल्डरिंग मेथड का उपयोग क्या क्या है। डीप सोल्डरिंग का मेथड बेसिकली पीसीबी में हम लोग मिनिएचर कंपोनेंट को सोल्डरिंग करने में काम में आता है। अगला क्वेश्चन पूछा है विच इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल। इन चारों ऑप्शन में से सेमीकंडक्टर कौन है, यूरेका, एबोनाइट, मैग्नीन, जर्मेनियम। इन सब में से जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो है जर्मेनियम। सेमीकंडक्टर बेसिकली एक टाइप है मटेरियल का जिसमें कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों का गुण होता है, वो होता है सेमीकंडक्टर, जो कि जर्मेनियम के पास। एक सेमीकंडक्टर और आता है जिसका जर्मेनियम के साथ उसका भी यूज होता है, उसको बोलते हैं, एक है जर्मेनियम और दूसरा है सिलिकॉन। ये भी सेमीकंडक्टर होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर शोन इन फिगर। ये जो माइक्रोमीटर है वो रीडिंग इसमें क्या शो कर रहा है, ये बेसिकली आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसको हम जूम करते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे तो इधर से रीडिंग जो है वो 4 तक का गया हुआ है, ये प्रॉपरली 5 तक, ना ही पूरा 4 है ना ही पूरा 5, ये बीच में है। पॉइंट लगाएंगे कितने पे इधर से देखेंगे तो 0 पे भी नहीं है, ये अप्रोक्स लगभग 5 के आसपास में है, तो हम बोल सकते हैं कि 0.5 है। और ऑप्शन अगर चेक किया जाए 0.5 का, तो सॉरी 4.5 का, तो यहाँ एक ऑप्शन मिल रहा है 4.55, ना ही पूरा 5 है, ना ही 5 के आसपास तो है ही नहीं, और 4 भी नहीं है, ये 4 और 5 के बीच में है, तो एक ऑप्शन दिख रहा है 4.55, यही हमारा सही आंसर होगा। विच इज़ यूज टू मेजर द साइज ऑफ अ कंडक्टर। एक कंडक्टर का साइज मेजर करने के लिए किस इक्विपमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं। बेवल गेज नहीं, वर्नियर कैलिपर नहीं, डेप्थ गेज नहीं, एक आता है स्टैंडर्ड वायर गेज जिसका यूज़ करके हम लोग कंडक्टर का साइज़ पता करते हैं। ये बेसिकली गोल टाइप का एक प्लेट होता है जिसमें कई सारा होल होता है साइज़ के अनुसार, छोटा से लेकर बड़ा तक। इन्हें हम लोग तार को नापते हैं, जिसको बोलते हैं SWG, स्टैंडर्ड वायर बोलते हैं उसको, SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज। आगे है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सर्वेइंग लेयर इन अंडरग्राउंड केबल। सर्वेइंग जो लेयर है उसका यूज़ क्या है ये पूछा गया। बोलिए। सर्विंग लेयर जो होता है वो यूजी केबल का सबसे आउटर पार्ट होता है। अगर केबल की बात किया जाए, इसके अंदर भी कई सारे लेयर होता है यूजी केबल में, तो जो ऊपर का पार्ट है इसी को बोलते हैं क्या, सर्विंग। तो सर्विंग किस काम में आता है, ये सर्विंग जो है वो इसके अंदर होता है आर्मर, मेटेलिक कवर होता है यूजी केबल का, उस आर्मर को एटमॉस्फेरिक कंडीशन से बचाता है, उसमें धूप, पानी, धूल, कण वगैरह उसमें जाने नहीं देता है। तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर, प्रोटेक्ट आर्मर फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ जॉइंट
इज यूज टू एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर इन ओवर हेड लाइन। कुछ देर पहले हमने इसी को थोड़ा अलग लैंग्वेज में पढ़ा। एक ओवर हेड लाइन पर अगर तार की लंबाई को बढ़ाना हो तो हमें किस प्रकार का जॉइंट लगाना चाहिए। नहीं, दो तार के बीच में अगर जॉइंट लगा रहे हैं तो कौन सा जॉइंट लगाएंगे, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21th क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मोल्टेन सोल्डर ड्यू टू रिस्पेक्ट मेल्टिंग। बताइए इसका आंसर। इसमें बेसिकली जो टीन का मात्रा है ना, ये कम हो जाता है। जब भी सोल्डरिंग को बार बार पिघालते हैं तो इसमें टीन का मात्रा क्या होता है, कम हो जाता है। अगला देखें, विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग मेथड इज यूज टू सर्विंग एंड रिपेयरिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक आइटम। इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए हम किस प्रकार का सोल्डरिंग को यूज़ करते हैं, वो सोल्डरिंग यूज़ करते हैं सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन का, जो कि हमें बहुत ही कंफर्टेबल होता है। 23वां क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज फॉर रिपेयरिंग द व्हीकल बॉडी। व्हीकल बॉडी को रिपेयर करने के लिए किस टाइप का सोल्डरिंग यूज़ करते हैं। तो वहाँ हमें चाहिए सोल्डरिंग विथ फ्लेम, यानी आग के साथ सोल्डरिंग करते हैं, क्योंकि उसमें हीट हमें ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए हम वहाँ पर फ्लेम का यूज़ करते हैं। इस क्वेश्चन का जरा आंसर बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्वेश्चन आगे पढ़ाए हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया। जल्दी बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में। 25वां क्वेश्चन है, वाई द सोल्डरिंग आयरन मस्ट कीप इनटू अ स्टैंड दैट नॉट यूज वेल सोल्डरिंग। यानी सोल्डरिंग जब सोल्डरिंग करते हैं हम लोग, तो सोल्डरिंग आयरन के साथ एक स्टैंड भी रखते हैं, जैसे स्प्रिंग टाइप का रहता है, इसमें लोग सोल्डरिंग आयरन को इसके अंदर रख देते हैं। तो ये स्टैंड क्यों ज़रूरी होता है, बताइए। क्योंकि जब हम लोग सोल्डरिंग करते हैं, सोल्डरिंग आयरन बहुत ही हीट हो जाता है। अगर इसको हम नीचे कहीं भी रख दें और वो किसी दूसरे पदार्थ से, अगर कोई दूसरा मेटल हो, चाहे कागज़ हो, प्लास्टिक, उससे अगर टच हो जाता है तो वो जल सकता है। तो उसी को रोकने के लिए, उसी को बचाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, स्टैंड का यूज़ करते हैं। 26वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉज फॉर कोल्ड सोल्डर डिफेक्ट इन सोल्डरिंग। सोल्डरिंग में ठंडा जो हो जाता है वो क्यों होता है, क्योंकि इनसफिशेंट हीट हमें नहीं मिल पाता है। 27वां नंबर पे नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन आ गया, पूछ रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट। इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू बताना है। इसको थोड़ा हम जूम कर देते हैं, फिगर आपके सामने है, इसको थोड़ा बहुत दिखने को आ रहा होगा। तो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ है, जो कि है 12 वोल्ट का। यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि 6 ओम का है, क्लियर दिख नहीं रहा होगा इसमें। ठीक है, तो इससे फ्लो होने वाला करंट का हमको पता करना है। तो करंट का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि आई बराबर होता है V बटे R का, जिसका ओम्स लॉ भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट का, रेजिस्टेंस 6 ओम का, तो ये 2 बार में कट जाएगा। और वोल्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट कि एम्पियर, कितना आ रहा है हमारा, 2 एम्पियर आ रहा है। तो ऑप्शन में देखते हैं, जैसे कि देख पा रहे होंगे, एक ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एडिंग कवरिंग ओवर द इंसुलेशन ऑफ इंसुलेटिंग कंडक्टर। तो जो इंसुलेशन होता है उसमें हम लोग इंसुलेशन के ऊपर इंसुलेशन क्यों जो लगाते हैं, ताकि उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाए। अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन से बच के रहेगा, और साथ ही साथ किसी दूसरे तार के संपर्क में आए तो वो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। 29वां क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ केबल आर यूज्ड फॉर अंडरग्राउंड सर्विस फॉर 33 kV टू 66 kV। 66 kV से 33 kV तक में किस प्रकार के हम लोग केबल का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली देखिए, जो घरों में आता है हमारा 220 से 440 वोल्ट, ये होता है LT, यानी कि लो टेंशन। उसके बाद डायरेक्ट आ जाता है आपका लगभग 650 वोल्ट से
600 वोल्ट से 11 kV तक में ये होता है HT हाई टेंशन। 11 kV से 66 kV तक में ये होता है आपका सुपर हाई टेंशन। और 66 kV से जो अधिक रहेगा उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सुपर हाई टेंशन। तो यहाँ पूछा कितना है, 33 से 66 kV। तो 11 से 66 kV के अंदर होता है तो क्या है, सुपर हाई टेंशन, सॉरी एक्स्ट्रा हाई टेंशन, सुपर नहीं एक्स्ट्रा हाई टेंशन। ऑप्शन नंबर 4। एक क्वेश्चन आया, विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है? लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, बताइए जल्दी इसका। तो जिस केबल का आंतरिक या विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होगा, वो अच्छा कंडक्टर कहलाता है। क्योंकि जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट का फ्लो ज़्यादा होगा, तो ये हमारे लिए लाभदायक होता है। 31वां क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज एज अ कंडक्टर फॉर वायरिंग। वायरिंग के लिए कौन सा कंडक्टर यूज करते हैं हम लोग? माइल्ड स्टील ना, कॉपर करते हैं, सिल्वर महंगा है भाई, अफोर्ड नहीं कर सकते उतना। जीआई वायर से भी वायरिंग हम लोग नहीं करते हैं। वायरिंग करते हैं किससे? कॉपर से। या तो कॉपर होगा या फिर एल्यूमिनियम होगा। सिल्वर बहुत महंगा है। हालांकि गुड कंडक्टर में सबसे टॉप रैंक पे बोल सकते हैं, रैंक 1 पे है हमारा सिल्वर गुड कंडक्टर के हिसाब से, बट महंगा है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कांट अफोर्डेबल फॉर वायरिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है दोस्तों, ठीक से पढ़िए इसको। विच लेयर प्रोवाइड्स अबव द मेटेलिक स्ट्रेंथ इन यूजी केबल? आर्मरिंग, बेडिंग, सर्विंग या फिर पेपर इंसुलेशन, जल्दी बताइए। ऑप्शन क्या होगा? बेडिंग, अभी मैंने पढ़ाया इसको। 33वां क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। EMF को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? EMF होता है जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, साथ ही साथ जो सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप्स हैं उन सब का जोड़, इनकी पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज ड्रॉप दोनों का अगर मिलाया जाए तो वो हमारे EMF के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2। तो आगे बढ़ते हैं। 34वां क्वेश्चन है, विच लॉ स्टेट दैट द अप्लाइड वोल्टेज इन अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप्स। ये एक स्टेटमेंट है किसका? क्या ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है? नहीं। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है किसी DC सर्किट में जब तापमान समान हो, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर हो, तो उस सर्किट में बहने वाला करंट वोल्टेज के समानुपाती होगा और उसमें लगे प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो जब इन दोनों फार्मूला को साथ में मिलाते हैं तो मिलता है हमें करंट बराबर होता है वोल्टेज का और इन्वर्स होता है रेजिस्टेंस का, जिससे हमें फार्मूला मिलता है V=IR। अब इसी का अलजेब्रिक अगर देखा जाए तो वोल्टेज भी निकल सकता है, V= क्या होगा? I/R। I/R नहीं, V=IR। R निकालना हो तो क्या होगा? V/I। ठीक है, तो ये होता है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में तो कहीं इसका जिक्र हुआ ही नहीं। तो आगे देखते हैं। सेकंड में क्या है? लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में है, यहाँ तो वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप के बारे में बताया गया, तो ये तो नहीं होगा। क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ। क्रिचॉफ्स के 2 लॉ हैं। पहला लॉ जिसको हम लोग KCL के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसका पूरा नाम है क्रिचॉफ्स करंट लॉ, जो यह बताता है कि सर्किट में अगर कहीं पे जंक्शन या फिर नोड हो जिसमें 2 से अधिक ब्रांचेस जुड़े हुए हो, तो इस पे आने वाला जो करंट है वो उस ब्रांच से जाने वाले करंट के सम के बराबर होगा। I2 I3
I4 एंड I5 अगर आउटगोइंग करंट है और I1 जो है वो इनकमिंग करंट है, तो क्या कहा गया, जो I1 है वो बराबर होगा I2 का, I3 का, I4 का और I5 का, कि जितना भी जाने वाला करंट है एक पॉइंट से और जितना भी आने वाला करंट है ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये कहा था कौन, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। तो इसमें भी वोल्टेज का कोई जिक्र हुआ नहीं, बच गया हमारे पास किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। किरचॉफ्स का सेकंड लॉ को हम लोग एज KVL भी जानते हैं, यानी किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, जो यह बताता है कि किसी सर्किट में अगर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उस सर्किट में जितने भी वोल्टेज ड्रॉप्स होते हैं वो दोनों इक्वल होता है। मीन्स अगर एक सर्किट है, इस पर कुछ लोड है, इसको हमने एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया है, फिर 10 वोल्ट, तो ये 10 वोल्ट ही इन दोनों में मिलाकर खर्च करेगा। एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि ये खर्च किया 7 वोल्ट, तो बचा हुआ 3 वोल्ट ये खर्च करेगा। इसका मतलब ये होता है कि जो वोल्टेज ड्रॉप्स हो रहे हैं सर्किट में वो इक्वल होगा टोटल वोल्टेज सप्लाई का, जो कि ये स्टेटमेंट बोलता है। तो वो कौन सा लॉ है, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, जिसको एज KVL हम लोग जानते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। नोट कर लीजिएगा इसको। 36वां क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द ओम मीटर कनेक्ट अक्रॉस इन ओपनड R2 रजिस्टर एज शो ऑन सर्किट। तो देखते हैं सर्किट को, जूम करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। एम्पियर मीटर है, ओके। एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है जिसको R3 बोला गया है, ये यहाँ से ओपन है। इसमें एक ओम मीटर है, एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है। तो पूछा ये ओम मीटर रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू शो करेगा। तो अगर रेजिस्टेंस ओपन है तो इसमें वैल्यू शो करना चाहिए, तो इसमें क्या रीडिंग शो करेगा। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू ओपन, अगर रेजिस्टेंस ओपन है तो इसका वैल्यू शो करेगा इन्फिनाइट। क्या शो करेगा, इन्फिनाइट, अनंत रेजिस्टेंस है इसमें। तो अनंत देखते हैं हमारे कहाँ पर है, अनंत जी हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में है। 37वां क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रजिस्टर इज शोन इन फिगर। जो फिगर में रजिस्टर शो किया हुआ है, इस रजिस्टर का नाम क्या है। इसको बोलते हैं वायर बाउंड रजिस्टर। इसके ऊपर भले ही आपको तार नहीं दिख रहा हो, लेकिन इसके अंदर तार लपेट के बनाया गया है, इसलिए बोलते हैं वायर बाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच मटेरियल इज हैविंग अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रॉपर्टीज। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किस में है, बताइए। टेम्परेचर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका है। टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो इसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू भी क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो ये होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा हो और रेजिस्टेंस घट जा रहा हो तो होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो वह गुण इसमें माइका के पास, माइका क्या है, इंसुलेटर होता है जिसमें हाई रेजिस्टेंस होता है, जिस कारण से करंट पास नहीं करता है। तो जब ये धीरे धीरे गर्म होता है ना, तो ये एज अ कंडक्टर यूज़ होता है, कंडक्टर के रूप में आने लगता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो हमारा माइका है ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के अंदर आएगा। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जो जो क्वेश्चन का हमने आंसर पूछा था उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अपनी कोई राय हो तो राय ज़रूर दें। ठीक है गाइस, स्टूडेंट्स, थैंक यू। यहीं पे करते हैं दी एंड ऑफ सेट 2 का। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।